इंडिया में जो बिजनेस होता है, इट रन्स ऑन वन कोर करेंसी, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एग्री, इट इज ट्रस्ट. जी. एंड यू आर पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री व्हिच हैज स्ट्रगल्ड with issues of perception, with issues of transparency, with issues of credibility. How do you navigate this issue? How do you build trust? See, if you talk about BOP, we have many developers who we work with. कोई छोटा डेवलपर है, नया है, जिसका पहला प्रोजेक्ट है. कई बहुत ज़्यादा रीओन डेवलपर है, जैसे गॉड के साथ हम बहुत काम करते हैं. तो हमारी कहीं ना कहीं एक जो हमने अपनी पूरी टीम को बताया है कि वो हमारी जिम्मेवारी है, हमें वो भी बेचना है जो छोटा डेवलपर है. हमें बड़े डेवलपर की भी इन्वेंट्री बेचनी है, बिकॉज छोटा डेवलपर है तो उसमें रेट का क्लाइंट को बेनिफिट मिलता है. बट जो ट्रस्ट है वो आता है ट्रांसपेरेंसी से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपने क्लाइंट को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कि डेवलपर की क्या स्टैंडिंग है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ें बतानी हमारी जिम्मेवारी है, बिकॉज ऑफ विच हमारे को वो ट्रस्ट एक क्रिएट होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें A1 ही आपको प्रपोज कर रहे हैं जी, लेकिन जो भी हम प्रपोज करते हैं उसमें ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपको पॉजिटिव भी बताएं और उसका नेगेटिव भी बताएं, और लेट द क्लाइंट एनालाइज एंड डिसाइड कि विद दिस कौन से उसे इन्वेस्टमेंट करनी है या विद दिस प्रोज उसे इन्वेस्टमेंट करनी है. नहीं, आई थिंक A1 के बजाय आप अगर B1 C1 बताएंगे तो clients are going to be more grateful to you because the actual picture. So what's on your checklist, Gaurav, when you are recommending a project to your investor? What are those things apart from location and price which are pretty obvious that you bring to their notice? How do you evaluate a project's viability from an investor's point of view? ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है. तो 90% जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जब भी वो कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो दो ही चीज़ों पे पूरा अपना डिसीजन डिपेंड कर देते हैं. पर स्क्वायर फीट रेट क्या है और लोकेशन क्या है. जी, हर क्लाइंट को बिफोर इन्वेस्टमेंट बाकी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट में रेरा में वो रजिस्टर्ड है नहीं है, उसके अलावा क्या लोडिंग है, पोजीशन टाइमलाइंस क्या है, डिले पेनल्टी क्या है, अगर बियॉन्ड द सर्टेन पीरियड अगर डिले होता है तो वो डिले पेनल्टी क्या है. ये सारी चीज़ें प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सब चीज़ों से ही प्राइस बनता है. बिल्कुल. प्राइस इज डिटरमिन्ड ऑन ऑल दी अदर फैक्टर्स. और अब हम आते हैं प्राइस पे, क्योंकि आप प्राइस की बात कर रहे हैं और ये लग्जरी प्रोजेक्ट की बात हो रही है और आप दो मार्केट डेवलपमेंट्स को मार्केट कर रहे हैं इस वक्त. तो आप व्हाट मेक्स दीज डेवलपमेंट्स स्टैंड आउट, एंड इफ आई एम पुटिंग मोर मनी आई ऑब्वियसली विल एक्सपेक्ट मच मोर, right? So what is it that I will get which is over and above the market that we are currently operating in? दो प्रोजेक्ट जो आप रेफर कर रहे हैं वो गॉड लेजर पार्क और गॉड सेंचुरियन पार्क है, जो हम एक्सक्लूसिवली मार्केट कर रहे हैं करंटली. जी. तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ना बड़े यूनिक हैं. आज अगर आप जिस लोकेशन पे ये दोनों प्रोजेक्ट आज हैं उस लोकेशन पे अगर कोई नया डेवलपर लैंड लेगा, अभी शोभा ने वहीं सेक्टर 1 में लैंड ली है एंड दे विल बी लॉन्चिंग देयर प्रोजेक्ट. तो आज के टाइम पे अथॉरिटी ने जो प्राइसिंग करी हुई है लैंड की, उस प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पर स्क्वायर फीट FSI कॉस्ट वुड बी अबाउट 5,000 रुपीज़. तो कोई भी नया जो प्रोजेक्ट आएगा नोएडा एक्सटेंशन में उसका बेयर मिनिमम प्राइस 15,000 रुपये फिट होगा, क्योंकि उससे नीचे उसकी वाइबिलिटी नहीं आती है, लैंड ही इतना महंगा हो गया है. ये जो प्रोजेक्ट हैं बिकॉज ये अमरपाली के पार्ट थे और उसमें कुछ लैंड पार्सल रह गया था जो कभी लॉन्च नहीं हुआ था, तो ये पुरानी परचेज है. और जो ये लोकेशन है ये पूरी हाईली हैबिटेबल लोकेशन है. इन लैंड के अलावा हार्डली कहीं लैंड बचा है, आसपास बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं. तो ये एक बड़ी यूनिक और प्राइम लोकेशन पे ये दोनों प्रोजेक्ट आते हैं. प्लस इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रिसीवर है, तो जितने भी इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको लोडिंग के बारे में बताया, तो आज का क्या चलन है, अगर आप 3,000 स्क्वायर फीट का लेते हैं अपार्टमेंट तो उसमें आपको मिलता है 1,500 स्क्वायर फीट. बिल्कुल. तो एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया डेवलपर्स ने कि भैया 2 कर दो, जो भी आपका बिल्टअप एरिया आ रहा है वो इंटू 2 कर दो, तो वो आपका सेलेबल एरिया हो गया. बट यहाँ क्योंकि कोर्ट रिसीवर है तो जो आपको एक्चुअल सुपर एरिया मिल रहा है वो एक्चुअल है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन है कि पैसेज में इतने एरिया गया है तो वो लोड हुआ है. ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला इंटू 2 कर दिया.
तो बिकॉज ऑफ विच इसमें करीब आपकी लोडिंग 22 से 25% ही आती है, विच इज़ वेरी रेयर। तो आज जब आप घर खरीदते हैं तो आप पैसे देते हैं जितनी जगह आपको रहने के लिए मिल रही है। बिल्कुल। और अगर मुझे 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने घर में वर्सेस एक ओलंपिक साइज पूल मिल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिले अपने घर में। नहीं, यहाँ पूल भी मिल रहा है, यहाँ क्लब भी मिल रहे हैं, बट उसके अलावा जबरदस्ती की लोडिंग जो है वो इसमें नहीं है, जो बिल्डर्स नॉर्मली करते हैं तो वो नहीं है। तो उसकी वजह से अगर आज 3000 स्क्वायर फीट 2200 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम अगर आप लेजर पार्क में देखेंगे तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आप 2800-2900 स्क्वायर फीट का किसी भी डेवलपर का प्लान आप कंपेयर कर लो जी, आपको 2200 स्क्वायर फीट में 2800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया मिलेगा। तो बेसिकली वहाँ आप 2800 स्क्वायर फीट के पैसे दे रहे हैं, यहाँ 2200 के दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो टिकट साइज है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पर स्क्वायर फीट प्राइस डिफरेंशिएशन, उसके अलावा इस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि इस टिकट साइज में आपको आज के बिल्डर जो 2700, 2800, 2900 स्क्वायर फीट की यूनिट बेच रहे हैं वो आपको 2200 स्क्वायर फीट में मिल जाता है। सो मतलब क्या रेड फ्लैग है कि लोडिंग शुड नेवर गो ओवर एंड अबव 40% और 30%? कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर फ्लोर कितनी यूनिट्स हैं, बिकॉज जो भी कॉमन एरिया है वो डिवाइड होना है आपस में। तो कई सारी चीज़ें हैं, इट डिपेंड्स कि आप किस कन्फिग्रेशन में यूनिट ले रहे हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि लोडिंग जेन्युइन होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए, बट चलन ये है कि 40% 45% इज़ कंसीडर्ड एज अ गुड लोडिंग। यस, आई थिंक यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट, एंड बिकॉज आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप मार्केट इंटेलिजेंस है, आप बता रहे हैं जैसे कि आम्रपाली का ये पुराना प्लॉट था और इस हिसाब से आप पूरा जो है एडवाइस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। एंड यू ऑल्सो मीट अ लॉट ऑफ HNIs, NRIs, and you know they have a whole range of global asset classes, the crypto, the art, the equities. You know, there's so much they can throw their money in and sort of grow their money in. Why do you think real estate still holds their edge? मैम पिछले 5 साल को ही ले लेते हैं जी। पहली बात तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ज़मीन से ज़्यादा प्यार किसी चीज़ से नहीं है, ये तो हो गई सेंटिमेंटल बात जी। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में रियल एस्टेट जो है वो करीब 3 टाइम्स बढ़ा है जी। गोल्ड 2 टाइम्स हुआ है, शेयर मार्केट 50% इंक्रीज हुई है। तो अगर आप ROI और कंपैरिजन देखेंगे आज से 2020 के रियल एस्टेट के प्राइजेज और 2025 का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो जो चीज़ 1 करोड़ की थी आज वो 3-3.5 करोड़ की भी नहीं मिलती है। तो रियल एस्टेट जितना एप्रिसिएशन देता है, स्पेशली इन आवर कंट्री जहाँ 95% लोगों के पास घर नहीं है, उन्हें घर खरीदना है जी। और जैसे जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वहाँ हमारा जितना भी यूथ है, वी हैव ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स यूथ इन इंडिया। करेक्ट। तो इतना यूथ पावर जो है वो एजुकेशन के साथ वो आते हैं, वो पढ़ते हैं, उनकी जॉब लगती है, वो कमाते हैं एंड दे वुड इवेंचुअली बाय अ होम। तो जब 95% लोगों को घर खरीदना है, लिमिटेड लैंड है जी। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा यूनिक सिनेरियो है। लैंड वुड बी द मोस्ट प्रीशियस एसेट एवर इन द कंट्री। इसी से आगे मैं बढ़ते हुए आपसे, अभी हाल ही में एक बहुत बड़े इंडिया के लेजेंडरी आर्किटेक्ट हैं और मैंने उनके साथ ब्रिक बाय ब्रिक सीरीज़ जो CMC 24 मीडिया में मैं पॉडकास्ट सीरीज़ कर रही हूँ सिर्फ रियल एस्टेट पे जी, जिसमें मैंने आपके साथ भी लास्ट रिकॉर्ड किया था जी। तो उन्होंने एक बात बोली जो बिल्कुल अचंभित कर दिया, जिसने मुझे, ही सेज दैट द FSI शुड बी नथिंग लेस देन 8 and currently it is 1.5. What is your comment on that? FAR. So they call it, we call it FAR in Delhi, they call it FSI in Mumbai, and it's literally a different, a different name for the same concept. FAR of 8, can we even believe that? मतलब बेसिकली FAR इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप वर्टिकली सिटी को एनहांस करना चाह रहे हो और डेंसिटी बहुत बढ़ेगी, डेंसिटी बहुत बढ़ेगी। उसके साथ साथ अथॉरिटी को ना ये भी चीज़ें, खाली FAR बढ़ा दिया, बिल्डिंग ऊंची कर दी, उसके साथ साथ फिर और पैरामीटर्स होने चाहिए, कितने एलिवेटर्स हों,
आज आप 50 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, एलिवेटर दे दो जी जी जी, तो आप ऑफिस से घर आ रहे हो उतना ही टाइम आपको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा। तो ये सारी चीज़ों में ना अभी कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। तो खाली FAR बढ़ाने से कुछ नहीं है, आपको पार्किंग भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको ग्राउंड कवरेज भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, आपको लिफ्ट्स के लिए होता क्या है एक्चुअली हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो लिफ्ट वेल बनते हैं जिसमें लिफ्ट चलती हैं जी, दैट लिफ्ट वेल इज़ नॉट फ्री ऑफ FAR। तो जो भी बिल्डर FAR खरीद रहा है उसके अंदर वो लिफ्ट वेल भी बनाएगा। वो कहता है यार मैं 3 लिफ्ट बनाऊं, 4 लिफ्ट बनाऊं, 5 लिफ्ट बनाऊं, मैं वो जो एरिया है उस एरिया के पैसे दे रहा हूं, और वो इवेंचुअली क्लाइंट को लोड करते हैं। तो इसीलिए लोग ज़्यादा लिफ्ट्स नहीं डालते। अदरवाइज अगर अथॉरिटी सिर्फ ये कर दे कि जो लिफ्ट वेल है और जो स्टेयर केस है ये फ्री ऑफ FAR हो जाए, ये FAR में ना काउंट हो, तो बिल्डर्स विल बी हैप्पी मेकिंग मोर लिफ्ट। सो कई सारी चीजें आनी है अदर देन दी FAR increase. So I think if the regulatory authorities are listening to this conversation, I think that is a good suggestion to take note of. And we'll do a rapid fire round, and then we can take some questions from the audience. We have a august mix of investors from the Delhi NCR market. So we can definitely take their questions after the rapid fire round. So one word that best describes the Indian real estate market in 2025 according to you? Momentum. That's the thing. हमारे यहाँ एक बार किसी भी चीज़ की चाल चल जाती है। हमारे आप ये मार्केट देखिए, यूनिक है, जहाँ 30 इन्वेस्टर आके खड़े हो जाते हैं वहाँ 300 अपने आप आ जाते हैं। तो वो जो मोमेंटम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी है, लोग अदरवाइज देखते नहीं है किसी चीज़ को ढंग से मार्केट नहीं करी तो वो सेल नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहीं कुछ सेट ऑफ पीपल ने इन्वेस्टमेंट देखी और उन्होंने आइडेंटिफाई करी, पीछे अपने आप ही लाइन लग जाती है। तो मोमेंटम is something I think which that is defining factor in 2025 the real estate industry. What about this one city which will really surprise everyone by 2030? Which city do you think that is going to be? Noida has surprised already everyone, and I think Noida after the airport, मेरे को लगता है कि लोग गुड़गांव कहते हैं। अभी भी हमने देखा है कई M3M अभी जेकब एंड को ब्रांडेड रेजिडेंसेज लाया है 35,000 रुपये फिट, 40,000 रुपये फिट। मेरे को लगता है कि नोएडा एक ऐसी सिटी है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया को सरप्राइज कर देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए फिट का भी रेट हो जाए नोएडा। So Noida is the city that you are betting big on. It would be bigger and better than Gurgaon. I see. A myth about real estate investing that you had loved to bust. The myth is पुरानी वो है कि अगर रियल एस्टेट खरीदते हैं तो लिक्विडिटी नहीं है, कभी आप बेचना चाहो तो बिकता नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप सही चीज़ लो, सही चीज़ मतलब साफ चीज़ लो और रेट मार्केट के हिसाब से लगाओ, तो रियल एस्टेट में आज के टाइम पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि वो इलिक्विड है। रियल एस्टेट इज एज लिक्विड एज गोल्ड, एज लिक्विड एज शेयर्स। A risk every investor should take according to you in their lifetime? I think everyone should invest in a future city anywhere जहाँ भी स्कोप आता है, बिकॉज आज आप थोड़ा पैसा लगा दो लेकिन किसी ऐसे शहर में लगाओ जो 5 साल 10 साल में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे। वो एक बेट हर किसी को करनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो शहर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करो, लेकिन एक आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है कि करनी चाहिए आदमी को। If you had 100 crore in your account, where would you invest? मैं दुबई पार्टी करने चला जाऊँगा। Relocate कर जाएंगे या? I would put 100% in real estate only. I would spread that in Noida, Greater Noida, Yamuna. I would not want to go away from these 3 authorities because यहाँ क्या है ना, बड़ा exponential growth आने वाला है। एयरपोर्ट आने के बाद अब वर्ल्ड ओवर देखो, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट आता है उसके साथ एक अपना एक इकोसिस्टम, अभी हमारे को समझ नहीं आ रहा है एयरपोर्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के साथ 10-15 होटल खुलेंगे, उसका पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। आप 10 लाख 20 लाख पैसेंजर हर रोज़ वहाँ से ट्रांजिट करेंगे, उसकी वजह से कंपनीज आने लग जाएंगी। सारा गुड़गांव ऑलरेडी एक ट्रांजिशन चल रहा है बिकॉज जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनका सबसे बड़ा खर्चा है इंफ्रा जी। आज गुड़गांव में किराया हो गया 160 रुपये 150 रुपये पर स्क्वायर फीट।
हमारे नोएडा में आज भी आपको मिल जाता है 50-60 रुपए फिट में जी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इसलिए आ रही हैं, वो इसलिए नहीं आती थी क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट नहीं था और उनके मल्टी सिटी ऑफिसेज थे। एयरपोर्ट आने के बाद ये सारे जितनी भी बड़ी कंपनी हैं दे विल है, और कई सारी कंपनी आ गई। इन्फोसिस इज मेकिंग बिगेस्ट कैंपस हेयर, TCS हैज स्टार्टेड द डेवलपमेंट, अभी खत्म होने वाला है। दे आर doing a very big development on Noida Expressway. So AeroCities या airport centric development is what really spurs the demand for even more action and traction in the real estate is what you're saying. इतना planned शहर है हमारा, it was missing the airport, और मेरे को लगता है एयरपोर्ट आने के बाद इस शहर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाएगी। अच्छा गौरव, आपने इतने डेवलपर्स के साथ काम किया है, so one developer you truly admire. Godson Group, we have been working with God from last 3 years, और बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि आज तक उनकी जो भी प्रॉपर्टी बेची है उसमें हमने अपने इन्वेस्टर्स को 2 times ग्रोथ दिया है। सो जो भी हमने गॉड के साथ बेचा है उसमें आई थिंक 30% इन्वेंट्री वी हैव ऑलरेडी सोल्ड। जो हमने इनिशियली क्लाइंट को पिच करा उन्होंने लिया, उसमें से 30% हमारे इन्वेस्टर्स को हमने एग्जिट भी दिया विद 2 times एप्रिसिएशन, एंड दैट इज़ बिकॉज कुछ फैक्टर डेवलपर का भी है, कुछ फैक्टर मार्केट का भी है, बट इवेंचुअली दैट इज़ व्हाट वी हैव गॉट। So one question on the first time investor, that how one mistake that every first time investor usually makes which you think that they could avoid. यही मैं कहूँगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट गिमिक को ना देखते हुए एक्चुअल सिनेरियो देखा जाए कि जो आप खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। खाली किसी चीज़ पे दुनिया लगी हुई है तो आप भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, वो लॉजिक नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पूरी स्टडी, हाँ भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी अपनी स्टडी करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए रीजंस क्या हैं इस प्रॉपर्टी को। मैं एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो आपको ये देखना है कि इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वर्थ क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वन इनोवेशन दैट विल डिसरप्ट द इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर। आई थिंक जो जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारा ना मल्टी लेवल, पहले अप्रूवल लो आप, फिर आपकी रजिस्ट्री होगी, फिर आपका मोटेशन होगा, फिर आपका कंप्लीशन होगा। तो ये जो एक ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बड़ा लेंदी है। अगर गवर्नमेंट समहाउ मेक इट ऑनलाइन एंड वन अप्रूवल पॉइंट, तो मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट जैसे दुबई में आप एक दिन में जाओ, 1 घंटे में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती। अगर वो चीज़ हमारे इंडिया में और आएगी है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, रेरा भी आया है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये भी होगा। वो आपका रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इतनी स्मूथ कर देंगे कि एकदम से फिर हमारी जो मार्केट है वो बहुत तेज़ भागेगी। बिल्कुल, इट विल टेक ऑफ, एंड वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जी। सो फॉर द HNI कम्युनिटी, लग्जरी अपार्टमेंट और लग्जरी विला, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म प्ले? लग्जरी विला तो अब कुछ ऐसा है जो मिलता ही नहीं है, प्लस अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिमांड करते हैं। इट इज़ हार्ड टू फाइंड एंड प्राइस भी बहुत होता है, तो टिकट साइज बहुत बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स कहीं मिलता है, और इफ़ यू कैन बाय अ विला यू शुड बाय, बट नॉट द प्लॉट, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि जो भी आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, वो लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए हो रही है। जो मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि हमें यमुना में प्लॉट दिला दो अथॉरिटी के, मेरे को लगता है कि उनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बड़ी लिमिटेड है। क्योंकि आज के टाइम पे ना आदमी को चाहिए मेरा क्लब हाउस होना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, मेरी एक लाइफस्टाइल एनहांस होनी चाहिए। It's a very interesting point. You're saying yes to luxury villa first, and then because there's no availability, obviously luxury apartment is the next best option, but almost a big no-no to the plots. मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कंपेयर करो उन चीज़ों को, तो आप कहाँ रहना चाहोगे? आप वहाँ उस सोसाइटी में रहना चाहोगे जहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, आपके बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, पूल है, बैंक्वेट है, आपकी सेफ्टी है, आपका पावर बैकअप है, या फिर आप ऐसी जगह रहोगे जहाँ अगर आप छुट्टियों पे गए तो पीछे से टोटियाँ चोरी हो गई? मतलब we don't want to invest in just brick and mortar. We want a lifestyle at the end of the day. And I think that's what all of us want. इसी चीज़ पे आप पैसे खर्च करने के लिए रेडी हैं। जी। One global luxury trend which is soon to come up in the NCR region
लग्जरी One luxury trend, global luxury trend, which is yet to enter the अभी नोएडा में शुरू हुआ है ना ब्रांडेड रेजिडेंसेस branded homes. Absolutely. दैट इज समथिंग विच विल एक्साइट पीपल मोर. अभी लोग विजुलाइज नहीं कर रहे हैं कि व्हाट दे विल गेट विद दोज ब्रांडेड. क्यों इतने पैसे हम प्रीमियम दें. आज ट्रम्प टावर आ रहा है, जेकब एंड को आ रहा है, अली साहब आ रहा है. वो चीज़ों का जो अब चलन चलेगा तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन वी विल हैव लग्जरी ऑन अ वर्ल्ड स्केल. आज हम यहीं के ही कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, अच्छा अरे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बट अच्छे की परिभाषा किसने सेट करी है. अमेरिका में मैनहट्टन में तो लग्जरी का लेवल ही कुछ और है. तो लग्जरी का किसी ने पैरामीटर नहीं करे हैं. व्हेन यू हैव दोस ब्रांडेड रेजिडेंसेस दैट पैरामीटर इज सेट. बट आप ये भी बात मानेंगे गौरव कि यही ब्रांडेड होम फेल हो चुके हैं एक डेकेड पहले. जी. व्हाट इज इट दैट विल टर्न अराउंड दैट स्टोरी एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस this time around? You remember Swarovski homes, Grand Hyatt branded apartments, जी. even Trump Towers, everything came. And in fact I did a coffee table book in 2013 on branded homes. Little did I know that they really did not do well at that point of time. But I think India is very different. What would you like to say? Why do you think they will succeed this time around? 10 साल पहले रियल एस्टेट नेसेसिटी था, जी. आज लाइफस्टाइल है. तो पहले आदमी को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चाहिए थी रहने के लिए, आज उसे लाइफस्टाइल खरीदना है. तो आज वो लाइफस्टाइल के लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार है. पहले नोएडा कितना पुराना है, 50 साल पुराना है. पहले लोग नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदते थे, या गुड़गांव फॉर दैट मैटर खरीदते थे, बिकॉज दिल्ली में अफोर्डेबिलिटी नहीं थी. तो अफोर्डेबल होम्स के लिए लोग वहाँ जाते थे. आज के टाइम पे ये अपने आप में एक प्राइम सिटी बन चुका है. People are ready to spend money here for their elevated lifestyle. Okay, the last couple of 2-3 questions. Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad. Where do you think investors will make the maximum return on investment? Noida. Noida. Nothing bigger and better than Noida. Yeah. And one sector around Jewar that will see the biggest jump. Is it going to be warehousing? Is it going to be residential? Is it going to be commercial? कमर्शियल में भी बहुत टाइम लगेगा, बट रेजिडेंशियल वुड बी इन हाई डिमांड ऑन जेवर. बिकॉज आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो जितने घर जेवर में, लोगों को लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन जाके रहेगा, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जितने वहाँ घर बने हुए हैं सारे ऑक्यूपाइड है. जी. लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जेवर में लोग रहना चाहते हैं, उनके पास सप्लाई नहीं है, वो रहने को जगह नहीं मिल रही. आज आप वहाँ गाँव में जाओगे, जो वहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे गाँव में, लोगों ने अपने गांव में फ्लोर्स बना कर उसमें किराए पे दिए हुए हैं. लोगों को रिक्वायरमेंट है वहाँ. तो रेजिडेंशियल और एयरपोर्ट के बाद वहाँ बहुत रिक्वायरमेंट आने वाली है. इतने घर ही नहीं बन पाएंगे यमुना पे जितनी रिक्वायरमेंट आएगी. तो रेजिडेंशियल इज माय बेट. Okay, fantastic. Okay, has India entered the golden decade, so to say, of real estate? I mean, are we still at par with our international peers when it comes to the highest standards of transparency? आपको पता है एक टाइम था नोएडा में आधे जेल में आधे बेल में. तो उसके बाद जो इमेज कितनी मतलब सुधार हुई है और रेरा है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. जी. बट व्हाट इज योर टेक ऑन इंडिया वर्सेस द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस? जा रहे हैं हम उसी रास्ते जा रहे हैं. अभी रेरा हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी आज के टाइम पे क्लाइंट के साथ अगर कोई डेवलपर गलत करता है जी, तो आज आपके पास रेरा का कोर्ट है जहां आप अपनी कंप्लेंट आप दर्ज करा सकते हैं, और उसमें डेवलपर कैन नॉट चूज टू नॉट रिप्लाई. उनका एक बाउंडेशन है, दे हैव टू रिवर्ट टू यू. आज आपको कोई यूनिट समझ नहीं आ रही, पहले बिल्डर कहता था आपने ले ली, आपकी हुई. आज के टाइम पे रूल सेट है, अगर आपको कैंसिल करानी है 10% मैक्सिमम रख सकते हैं, दे हैव टू रिफंड योर मनी. तो वो जो ये सारी जो डेवलपमेंट आई हैं इससे बहुत बेटर हुआ है. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत है. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस में हैं, बट अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे. सून विल बी देयर. जी हेलो. आपने बोला ब्रांडेड रेजिडेंसीज, राइट, होम्स. जी. Is there any scope for branded residence or homes in Noida Extension? If yes, two things. जी. What are the qualities or what are the features, specifications that and the buyer should look at, and what is the price point that we can think that Noida Extension can be, we can market that branded homes? जी. नोएडा एक्सटेंशन मैं बताऊंगा लोग आपको. नोएडा एक्सटेंशन क्या है ना, इट इज़ अ एक्सटेंशन टू नोएडा.
वो एक ऐसा शहर है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपका गाजियाबाद NH24 130 मीटर की रोड आपको एयरपोर्ट ले जाती है। तो ये जो नोएडा एक्सटेंशन है ये अभी एकदम से नोएडा भागा है। अब नोएडा एक्सटेंशन का टाइम है। अभी नोएडा एक्सटेंशन को हम लेते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन अफोर्डेबल होम्स है, ऐसा नहीं है। नोएडा एक्सटेंशन इज़ एज गुड एज नोएडा, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ नोएडा। अभी नोएडा एक्सप्रेसवे पे एकदम से क्योंकि अच्छे नेशनल लेवल के डेवलपर्स आ गए तो उन्होंने वो प्राइस पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिया। अब नोएडा एक्सटेंशन में आप देखिए ना, गोदरेज मैजेस्टी है सेक्टर 12 के अंदर, दे आर सेलिंग एट 16,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। अब कोई नोएडा एक्सटेंशन की इमेज को अगर आप देखो, नहीं यार वहाँ तो 3,000 रुपये स्क्वायर फीट के घर बने थे, तो आज 16,000 के क्यों कोई लेगा, सोल्ड आउट। आज आप प्रेस्टीज देख लो, उसके सामने प्रेस्टीज इज सेलिंग एट 16,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट करंटली। शोभा इज कमिंग अप नेक्स्ट मंथ, दे विल बी लॉन्चिंग एट 17,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। तो अभी क्या है, अभी जैसे नोएडा 8,000 रुपये से सीधे एक साल में 25-26 हज़ार रुपये चला गया, मेरे हिसाब से नोएडा एक्सटेंशन शुड बी बिटवीन 15,000 to 19,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। और उस प्राइस रेंज में ब्रांडेड डेवलपमेंट में ज़रूरी थोड़ी है कि आप सुपर लग्जरी ब्रांडेड डेवलपमेंट कर लो। ब्रांड का मतलब ये है कि कोई और भी बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं जो आपके अच्छे घर बनाते हैं, बट नॉट द लग्जरी लेवल। और दूसरा, आज आपको 3-4 करोड़ का घर खरीदना, आप कहाँ खरीद पाओगे? नोएडा में तो रह नहीं सकते आप, नोएडा में कुछ मिलता नहीं है। सो ये ऑब्वियस एक सेक्टर बन जाएगा नोएडा एक्सटेंशन की, जिसको 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है या घर लेना है, वो नोएडा एक्सटेंशन ही आएगा। तो नोएडा एक्सटेंशन विल नाउ, मतलब आप लगा लो कि ज़्यादा नहीं कहता मैं, बट एक साल के अंदर आप देखना कि 17-18 हज़ार रुपये का एक रेट स्टैब्लिश हो जाएगा नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। फॉर बिगर होम्स, जब पर स्क्वायर फीट प्राइस इंक्रीज हो जाता है, आप अगर 1,000-1,100 स्क्वायर फीट का अगर अपार्टमेंट है, तो वो क्लाइंट जब ही लेगा जब उसका पर स्क्वायर फीट रेट कम होगा। अगर आप पैसा पर स्क्वायर फीट ज़्यादा दे रहे हो तो आपको बड़ा घर चाहिए, बिकॉज वो फिर वो उस टिकट साइज़ पे आएगा। तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं वो ये ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, बट जितने भी आपके 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम्स हैं जो 2,000 स्क्वायर फीट प्लस साइजेस हैं, उसमें देल बी दिस प्राइस ब्रांड जिस पे आपको चीज़ें मिलेंगी। आज भी CRC सेलिंग एट 15,000 रुपीज़। आज गौड़ चौक के सामने जो प्रोजेक्ट है सुंदरम, क्या नाम है उसका, सौंदर्या, आई थिंक वो ट्रेड कर रहा है 14,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़ के बीच में जी। तो वही रेट है अभी, ऑर्गेनिकली 14-15 हज़ार रुपये का रेट है, लेकिन अगर आप 2 बेडरूम देखोगे बिकार सोसाइटी तो वहाँ आप कहोगे यार यहाँ तो 8-9 हज़ार रुपये का रेट है। तो वो एक फ़र्क रहेगा हमेशा, और वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी आज 12,000 रुपये का भी घर मिलता है वहाँ, और वहाँ 30,000 का भी मिलता है। But an average 3 bedroom, I think what Gaurav is saying, just to summarize, will be between 15,000 to 19,000 rupees per square A decent size house. Yeah, and Shobha, very eminent, these are very prominent names. Shobha Developer, Prestige, some of the place, and really transforming the profile of Noida. जी, आलोक जी कुछ पूछें। जी। जेकब एंड को। जी। 35,000 for the residences जी। Suppose if MTN comes to Noida Extension, If जी same price point we cannot take, right? बिलो 20,000 18 M3M ने अगर प्रोजेक्ट लिया, पहली बात तो लैंड बहुत लिमिटेड है नोएडा एक्सटेंशन में, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं। शोभा इज लॉन्चिंग है 17,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। तो यही प्राइस रेंज में जो भी प्रोजेक्ट आएगा, बिकॉज मैंने बताया आपको लैंड कॉस्ट जो है वही अथॉरिटी से आप लैंड लोगे, 5,000 रुपये फिट आपको घर पे पड़ रही है। आप उसमें कंस्ट्रक्शन करोगे, आप उसके अंदर 4 साल मेहनत करोगे, अपने पैसे भी लगाओगे, तो कोई भी वहाँ 15, 16, 17 हज़ार रुपये से नीचे लॉन्च नहीं कर सकता। जी सर, आप पूछो। Hi, I am Sunny. हाय सनी। Nice listening to you. Thank you. जी जी I have seen the market since post-COVID. जी The rates are high. You have said that you have given your investor 2 times the investment. जी I personally feel that I'll not say it as a bubble, but obviously a saturation will be coming. It cannot be a graph like this in anything. Why not? Personally, what I feel, this is a query. What I जी have. Suppose I have seen an investment at 7,000 in maybe JP Green, Gaur Island. जी So then now it is quit at 12,000. The investors are putting at 12, 13, anything. जी I'm not going on the. जी But now what I think now it is the rates are coming at 20, 25,000. जी
obviously every time it cannot. I think in time to come, maybe for a 6 months or years or 1.5 years time, it will be a little stagnant market. What I feel. Do you have any answer to this? See, real estate is all about demand and supply. जितना सप्लाई लिमिटेड होगा प्राइस अप्रिशिएट करेगा. आज आप जेपी ग्रीन की बात कर रहे हैं. जेपी ग्रीन में आइलैंड, लेगेसी, फिर ट्रिसेंटो और एक सीआरसी का प्रोजेक्ट है. उसके बाद देयर इज नो रियल एस्टेट विच इज़ अवेलेबल देयर. तो जिसको ग्रेटर नोएडा में जेपी में रहना है वो एट एनी प्राइस वो रहेगा. I agree to your point. जी. It's a niche living. नहीं, उसके अलावा भी जैसे नोएडा एक्सटेंशन है. नोएडा एक्सटेंशन में लैंड ही खत्म हो जाएगा. But what I think in terms of end users, because जी. you see in the market right now there are a lot of investors जी. investing their money. जी. What the people have diversified their money from plots to group housing. जी. That I'll invest at this amount, this जी. is the entry point, I'll quit at 40%. जी. I being an investor, I think if I am investing at a 5 crore flat, I should have 5 crore in my bank account. जी. Certain people they think that I should have 2 crore rupees, then I'll exit. But at that exit point, what will be the situation? That's a question now, which I have in my mind. सी इन्वेस्टर और एंड यूज़र का ना एक छोटा सा गेम होता है कि जो एंड यूज़र है उसे चाहिए पूरा एकदम शो बना हुआ. उन्हें देखना है, उन्हें पेंट भी चेक करना है, उन्हें स्पेसिफिकेशंस भी देखनी है, उन्हें क्लब हाउस भी देखना है, उन्हें सब कुछ देखना है. वो उस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज वो बड़ा एक इमोशनल बाइंग है. इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर ने कहा हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसे ले लेता हूँ. जब एंड यूज़र को दिखेगा कि ये चीज़ हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, इसे ले लेते हैं, उस टाइम पे मैं एग्जिट कर जाऊँगा. तो आज ऐसा नहीं है कि आज एंड यूज़र नहीं है. एंड यूज़र आज किराए पे रह रहा है, उसे किराया भी और ईएमआई भी दोनों नहीं करनी. वो एंड यूज़र आता है नियर द कंप्लीशन, एक्चुअली 1 साल प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला है, वो जब आके मूव करेगा कि अब मैं ले लेता हूँ एट वॉट एवर प्राइस. बट कम से कम ये है कि मेरी यहाँ किराया भी चल रहा है और यहाँ मेरा ईएमआई ज़्यादा टाइम के लिए ना चले. और वो श्योर भी होना चाहता है. अब नोएडा में आप देखो ना 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल का ही प्रोजेक्ट लग गए. तो आदमी कहता है यार मैं ज़्यादा जब कंप्लीट होने वाला होगा जब ही ले लूँगा, चाहे किसी भी रेट पे मिल जाए. उस टाइम पे एंड यूज़र आता है. और तो जो इन्वेस्टर है दे विल ऑलवेज मेक मनी इफ देयर इज अ इंटरेस्ट इन एंड यूज़र एट एनी पॉइंट इन टाइम. The right selection of the project. जी. Thank you. थैंक यू.